मुसलमानों को जो है वो ख़ास तौर से जो है वो आरएसएस का जो हवा दिखाया गया, खौफ दिखाया गया, भय दिखाया गया, और उसके बाद जो है वो उनके वोटों का जो है वो एक्सप्लाइटेशन किया गया, शोषण किया गया। आज मुसलमान कहाँ हो गया? आज सियासत के हाशिए पे खड़ा हो गया है। बीजेपी को तो कोई मुसलमान जो है वो नाम के लिए वोट देता है, लेकिन और लोगों को तो थोक में, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक तरफा जो है वो बीजेपी को हराना है तो किसी को भी वोट डाल देना है। आज जो है वो मुस्लिम जो उनके यहाँ लीडरशिप है उससे जो है वो दूरी बनाने लगे हैं। वो उनको जो है वो हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया और ये दिखा दिया कि भैया देखो ऐसा है कि तुम थोड़ा दूर रहो। सर, आपने आरएसएस फोबिया एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे आप क्या समझाना चाह रहे हैं सर? देखिए, आरएसएस फोबिया की जो बीमारी है वो बहुत पहले से है। जब बीजेपी का वजूद नहीं था तब से है। अपने को नायक बनने के चक्कर में आरएसएस को खलनायक बना दिया। उसका नुकसान आज मुसलमान झेल रहा है। यहाँ पे बीजेपी एक हकीकत है, उसको आप आंख बंद करके स्वीकार करो, आंख बंद करके खोल के स्वीकार करो, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर सर, सवाल तो यही पूछेंगे कि मुस्लिम विरोधी हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुल्क की तरक्की के साथ मुसलमानों की तरक्की होती रही, लेकिन ये आपको देखना होगा कि मुसलमानों ने वोट में कंजूसी मुसलमानों के साथ की, उसके बावजूद भी विकास में कमी नहीं होने दी गई है। सर, पर वो विपक्ष कहता है, लोग कहते हैं कि लिंचिंग हो जाती है, आई लव मोहम्मद पे भी वो बात हो जाती है, तो फिर मुसलमान के अंदर तो डर पैदा हो ही जाएगा। ये लिंचिंग जो है वो लिंचिंग का जो अपराध है, क्राइम है, किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। बेगुनाह की और गुनाहगार की भी आप लिंचिंग नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह से मुसलमानों में भय है। आज अगर मुल्क हमारा जो है वो सेकुलर क्यों है? क्योंकि इस मुल्क का जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है। अगर आज हिंदू यहाँ बहुसंख्यक नहीं होता, कोई और कम्युनिटी होती, तो वो मुल्क जो है वो सेकुलर नहीं रह पाता। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दौर आएगा कि इस देश में जो है वो मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई फिर से बंटवारा होगा। सर, पर आई लव मोहम्मद पर आपने नहीं बताया। आप जो है आई लव मोहम्मद के बैनर के नीचे जो है वो बवाल और बवंडर नहीं कर सकते। कब कि कहाँ मैंने देखा आज तक, किस मस्जिद में लिखा होगा कि आई लव मोहम्मद? कोई नहीं लिखता। अरे आप आई लव मोहम्मद तो सब, हर मुसलमान के जो है वो दिलो दिमाग में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये किसी ने बहुत ही सोची समझी शरारत की है। सर, एक चीज़ बहुत होता है, आप भी इसको सब देखते होंगे कि कहा जाता है कि कावड़ियों पर फूल होते हैं और जो नमाजी होते हैं सड़क पर तो उनको लात मार के दी जाती है। एक घटना हुई थी, मैंने उस पर बहुत स्ट्रांगली उस पर मजम्मत भी की थी, और उस सिलसिले में एक दिल्ली की घटना हुई थी। मैंने यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको कहा था, और उन्होंने उसको, जो अधिकारी जिसने काम किया था, उसको सस्पेंड भी किया। उसके अलावा एक इस तरह की घटना यूपी में भी हुई थी। मैंने खुद योगी आदित्यनाथ जी को बात करी थी और मैंने कहा था कि ये जो अधिकारी है इसने बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी की है, और ये हड़बड़ी की गड़बड़ी जो है वो समाज में अस्पृश्यता का माहौल पैदा करती है, अराजकता का माहौल पैदा करती है। तो उन्होंने भी उस पर वहाँ पर करेक्ट किया था। तो सर, आप पार्टी के साथ क्यों हैं? सर, बीजेपी के साथ सफ़र से आप खुश? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे थे। आप लोग हमें बराबर मेल कर रहे थे और आप लोग जानना चाह रहे थे, स्वतंत्र पर बात करना चाह रहे थे और उनके विचार जानना चाह रहे थे, जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। तो देखिए, आपके कहने पर सर हमारे साथ हैं। सर, मुख्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। सर, एक तो सबसे पहला जो हमारे लोग जानना चाहते हैं, इतनी तमीज़ तहजीब से इतने अच्छे शब्दों को पिरो कर आप विपक्ष को इतना अच्छा जवाब दे देते हैं, तो इसके लिए कोई आपकी स्क्रिप्टिंग टीम है? क्या है ये, किस तरह से? हमारी स्क्रिप्टिंग टीम हमारे दिमाग में है, संस्कार में है, और जो परवरिश है उसमें है। देखिए, क्या है कि सियासत समय समय पर, वक्त वक्त पे जो है वो हिचकोले लेती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक और जमहूरी जो निज़ाम होता है, उसमें जो है वो आप जो आपकी शब्दों की मर्यादाएं हैं, उसमें जो है वो, उससे जो है वो उसमें गलती होनी चाहिए। आप अपनी बात को जो है वो शालीनता की चाशनी में पिरो करके भी कह सकते हैं, लेकिन आप शालीनता, जब आपकी बात में जो है वो असभ्यता होती है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सर, एक चीज़ ना हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बड़ा मेल आती है कि
कि भाई आरएसएस, बीजेपी और मुसलमान, यानी कि मुसलमान को एक बताया जाता है कि बीजेपी आरएसएस आपके खिलाफ है, पर आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता। आप एक चीज़ से जुड़े इतने लंबे अरसे से, तो सर ये चीज़ जो आम अवधारणा बनाई जा रही है, तो इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए जो असहिष्णुता है, अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी है, इंटॉलरेंस है, वो कोई आज से नहीं है, दशकों हो गया। और मुसलमानों को जो है वो ख़ास तौर से जो है वो आरएसएस का जो हवा दिखाया गया, खौफ दिखाया गया, भय दिखाया गया, और उसके बाद जो है वो उनके वोटों का जो है वो एक्सप्लॉइटेशन किया गया, शोषण किया गया। उसका जो आज आप नुकसान देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को अगर हुआ है तो मुसलमानों को हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो छद्म धर्मनिरपेक्षता के जो छल छत्रप हैं उनको हुआ है। आज मुसलमान कहाँ हो गया? आज सियासत के हाशिए पे खड़ा हो गया है। किसी भी सियासी पार्टी में अगर आप देखें, बीजेपी के छोड़ दीजिए, बीजेपी को तो कोई मुसलमान जो है वो नाम के लिए वोट देता है, लेकिन और लोगों को तो थोक में, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक तरफा जो है वो बीजेपी को हराना है तो किसी को भी वोट डाल देना है, वो एक मिजाज और रिवाज चलता रहा। उसका नतीजा हुआ कि उन पार्टियों ने भी आज जो है वो मुस्लिम जो उनके यहाँ लीडरशिप है उससे जो है वो दूरी बनाने लगे हैं। वो उनको जो है वो हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया और ये दिखा दिया कि भैया देखो, ऐसा है कि तुम थोड़ा दूर रहो, नहीं तो तुमको देख करके फ़लाँ वोट हमसे नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ वोट नाराज़ हो जाएगा। ये जो नुकसान हुआ है, किसी भी आप 18%, 20%, जो भी आप पॉपुलेशन मानो, उसका जो है वो राजनीति में जो है आइसोलेशन, राजनीति में जो है वो अलग थलग पड़ना, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। सर, आपने आरएसएस फोबिया एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे आप क्या समझाना चाह रहे हैं सर? देखिए, आरएसएस फोबिया की जो बीमारी है वो बहुत पहले से है। जब बीजेपी का वजूद नहीं था तब से है। आरएसएस तो 2025 में बनी, उसके बाद जो है वो बहुत उसका विस्तार नहीं था, धीरे धीरे वो काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद बीजेपी जो एक आरएसएस की का एक संगठन का ही एक विंग है वो बना। नेहरू जी से लेकर के अगर आप देखें, मिसेस गांधी से लेके देखें, और भी तमाम जो लीडरशिप है वो आरएसएस 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 हम लोग बचपने से सुनते आए हैं। सभी लोगों ने सुना होगा कि साहब आरएसएस तो ये हो जाएगा। उसको एक खलनायक बना के पेश कर दिया गया। अपने को नायक बनने के चक्कर में आरएसएस को खलनायक बना दिया, और उसका नुकसान आज मुसलमान झेल रहा है यहाँ पे। और जिस तरह से जो है वो आज़ादी के बाद जो है वो जो विभाजन की विभीषिका जो है वो झेली है देश ने, उसमें मुसलमानों ने भी झेली है। तो मुझे नहीं लगता कि आरएसएस को आप जो है वो एक हकीकत है, वो एक बहुत बड़ा दुनिया का संगठन है। बीजेपी एक हकीकत है, उसको आप आँख बंद करके स्वीकार करो, आँख बंद करके खोल के स्वीकार करो, दूर से स्वीकार करो, करीब से स्वीकार करो, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर सर, सवाल तो यही पूछेंगे कि मुस्लिम विरोधी हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक बात आप बताओ, आज जो है वो बीजेपी की 70% जगहों पे राज्य सरकारें हैं। आज जो है वो इस दौरान में देखो तो अब 11 साल से ज़्यादा हो गया, अभी 15 साल चलेगी, उसके बाद आगे भी चलेगी, बीजेपी की सरकार है। इससे पहले अटल जी की सरकार थी, 6-7 साल 8 साल चली, वो चली। इस दौरान आप किस देश, इस देश के मुसलमानों को किस अरब सागर में फेंका गया, ये बता दीजिए आप। और इसके साथ ही साथ मुल्क की तरक्की के साथ मुसलमानों की तरक्की होती रही। कभी भी जो है वो बीजेपी ने ख़ास तौर से अगर आप देखें अपने वोट के जो उनका जो है वो विकास के मसौदे को वोट के सौदे के साथ नहीं जोड़ा। और जो जिनको भी जो आम लोगों को, भाई इसमें कोई मुसलमानों के साथ एहसान हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको देखना होगा कि मुसलमानों ने वोट में कंजूसी मुसलमानों के साथ की, उसके बावजूद भी विकास में कमी नहीं होने दी गई हर क्षेत्र में। और कोई किसी तरह की जो है वो तासुब नहीं हुआ, कोई तरह से किसी तरह का जो है वो भेदभाव नहीं हुआ।
सर पर वो विपक्ष कहता है, लोग कहते हैं कि लिंचिंग हो जाती है, आई लव मोहम्मद पे भी वो बात हो जाती है, तो फिर मुसलमान के अंदर तो डर पैदा हो ही जाएगा। देखिए एक बात बताएं, ये लिंचिंग जो है, वो लिंचिंग का जो अपराध है, क्राइम है, वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। और किसी भी कमज़ोर तबके के, गरीब तबके की, बेगुनाह की और गुनाहगार की भी आप लिंचिंग नहीं कर सकते, आप उसकी धुनाई पिटाई नहीं कर सकते। ये जो है, ये दौर, ये जो क्राइम है, मैं इसको क्राइम मानता हूँ। पहली बात तो ये कम्युनलिज्म नहीं है, ये प्योरली क्राइम है। और इस क्राइम में जो भी शामिल हो, जो भी क्रिमिनल हो, उसको जो है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो कोई दौर है, ये लिंचिंग का, ये इस तरह की पिटाई, चौराहे पे खड़े होकर के मारपीट, हंगामा, ये कोई नया नहीं है, ये होता है। और इतनी बड़ी तादाद में, जितना बड़ा मुल्क है उसमें होता है। उसको जो है वो इस तरह के कम्युनल क्राइम को जो है वो, क्रिमिनल क्राइम को आप कम्युनल क्राइम मत बताओ, उससे वो नुकसान होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि भय, मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह से मुसलमानों में भय है। आप ये बताओ कि आज जो है वो मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है 20 करोड़ होगी, 22 करोड़ होगी, जो भी होगी, वो जो है उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो भी अधिकार हैं वो मजबूत भी है, महफूज भी हैं और रहेंगे भी। उसमें किसी की मेहरबानी नहीं है, ये हमारे मुल्क की वजह। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, मैं एक बात बहुत स्टडी की है मैंने, आज अगर मुल्क हमारा जो है वो सेकुलर क्यों है, पंथ निरपेक्ष क्यों है? क्योंकि इस मुल्क का जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है। अगर आज हिंदू यहाँ बहुसंख्यक नहीं होता, कोई और कम्युनिटी होती, तो वो मुल्क जो है वो सेकुलर नहीं रह पाता। क्योंकि मुसलमान, हिंदुओं में जो है वो सेकुलरिज्म उनके डीएनए में है। और इसीलिए आप देखें, आप लोग कहते हो जी कि देश में सांप्रदायिकता बढ़ गई, फला बढ़ गया, लिंचिंग बढ़ गई, भय बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? ऐसे तो इस हिसाब से तो फिर क्या है, वो 80%, 95% लोगों को जो है सिर्फ बीजेपी को वोट देना चाहिए था। वोटिंग का अगर आप देखें तो वोटिंग बीजेपी को कभी 22 मिलेगा, 25 मिलेगा, ज़्यादा 30% मिलता है, लेकिन 70% खिलाफ है, मतलब दूसरे पार्टियों को देते हैं वोट। तो इसलिए जो है वो कभी भी ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दौर आएगा कि इस देश में जो है वो मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई फिर से बंटवारा होगा। सर पर आई लव मोहम्मद पर आपने नहीं बताया। देखिए, आई लव मोहम्मद जो है वो, आप जो है वो किसी को एतराज़ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोग जो है वो, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो मेरा प्यार भी है, अक़ीदा भी है, ईमान भी है। लेकिन आप जो है आई लव मोहम्मद के बैनर के नीचे जो है वो बवाल और बवंडर नहीं कर सकते। आप जो है वो आई लव मोहम्मद का जो है वो के नाम पर हारा हंगामा और शो नहीं कर सकते। कब कि कहाँ मैंने देखा आज तक, किस मस्जिद में लिखा होगा कि आई लव मोहम्मद? कोई नहीं लिखता। अरे आप, आई लव मोहम्मद तो सब, हर मुसलमान के जो है वो दिलो दिमाग में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये किसी ने बहुत ही सोची समझी शरारत की है। और इस सोची समझी शरारत के पीछे जो है वो जो लोग भी होंगे, वो जो है वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है। सर एक चीज़ बहुत होता है, आप भी इसको सब देखते होंगे कि कहा जाता है कि कावड़ियों पर फूल होते हैं और जो नमाजी होते हैं सड़क पर, तो उनको लात मार के दी जाती है। देखिए, जो एक घटना हुई थी, मैंने उस पर बहुत स्ट्रांगली उस पर मजम्मत भी की थी। और उस सिलसिले में एक दिल्ली की घटना हुई थी, मैंने यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको कहा था, और उन्होंने उसको, जो अधिकारी जिसने काम किया था, उसको सस्पेंड भी किया। उसके अलावा एक इस तरह की घटना यूपी में भी हुई थी। मैंने खुद योगी आदित्यनाथ जी को बात करी थी और मैंने कहा था कि ये जो अधिकारी है, इसने बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी की है, और ये हड़बड़ी की गड़बड़ी जो है वो समाज में अस्पृश्यता का माहौल पैदा करती है, अराजकता का माहौल पैदा करती है। तो उन्होंने भी उस पर वहाँ पर करेक्ट किया था। वो केवल इसलिए था कि जो कुछ लोगों ने उस वक्त सुझाव दिया था कि साहब, जो कांवड़ियों की रास्ते हैं उसमें नॉन वेज की दुकानें बहुत खुल जाती हैं, इसलिए जो है वो क्योंकि शुद्धता, पवित्रता से जुड़ा हुआ ये पर्व होता है,
सबको उसका सम्मान करना चाहिए, करना भी चाहिए बिल्कुल। सर ये वक्फ को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है, मुसलमानों को बताया कि सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, सब कुछ कर लिया जाएगा, सारा ज़मीन ले ली जाएगी, इसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, वक्फ का जो पूरा के पूरा सिस्टम है, उसमें जिस तरह से उसमें लूट की लंपट लावी उस पर जो है वो हावी थी, और लूट को जो है वो छूट का लीगल लाइसेंस मिला हुआ था, वो एक उस पर जो है वो कंट्रोल की ज़रूरत थी, और ये वक्त की भी ज़रूरत थी और वक्त की भी ज़रूरत थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बात समझिए आप, वक्त की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी तरह से महफूज हैं, उस पर किसी तरह का कोई कब्ज़ा नहीं करने जा रहा है। आज का तो है इशू है नहीं, ये वक्फ को जो है वो हमेशा जो है वो एक सियासी जो है वो एक मोहरा बनाया गया, शस्त्र बनाया गया। 1890 में जिस वक्त की जो है वो पहली बार जो है वो एक प्रीवी काउंसिल जो अंग्रेज़ों की थी, उसने एक डिसीज़न किया था कि वक्फ जो है, जो उस समय का वक्फ सिस्टम था, मतलब 100 साल से ऊपर ज़्यादा पूरा, कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक और बुरा है, इसको चेंज करना चाहिए। उस वक्त आपको याद होगा कि फिर वो बाद में जो है वो खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया, उसमें वक्फ जोड़ दिया गया और ये हुआ। तो खैर फिर बाद में भी जब सरकारें यहाँ बनी तो कई संशोधन हुए, 50 का भी संशोधन हुआ, उसके बाद भी संशोधन हुआ, और अभी भी वक्फ के जो कानून है उसमें संशोधन है। मुझे लगता है कि ये बेहतरी के लिए है, इसमें किसी को जो है वो वक्फ की जो हमारी वक्फ में जुड़ी हुई जो मस्जिदें हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, इमाम बारगाहें हैं, दरगाहें हैं, जो भी हैं वो महफूज है, किसी को भी कोई उससे डरने की ज़रूरत नहीं। सर आपने बहुत अच्छा काम हज को लेकर किया था, फीमेल का भी किया था, फिर 3 तलाक का भी हुआ, तो सर ये संदेश क्या मुसलमानों तक पहुंच नहीं पाता, क्या होता है? नहीं, संदेश पहुंचता है। देखिए, दिक्कत क्या होती है ना, कोई भी मुसलमानों से जुड़े हुए जब भी सुधार की बात होगी, कोई जो है वो बेहतरी की, पहली बात तो एक बात, जैसे वक्फ है, अब वक्फ को क्या बना दिया लोगों ने कि टच मी नॉट, इसमें आस्था में कोई चोट नहीं लगी है, ये आस्था के संरक्षण और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके सुधार का है। इसमें कहाँ से आपने कहा था इस्लाम पे जो है वो हमला हो गया, अरे क्यों भाई, ये तो वक्फ का जो पूरा के पूरा सिस्टम है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन तो जो है वो कोई भी अधिकारी होता है वो करता है, तो उसको अगर सुधार किया जा रहा है तो ये तो आपकी बेहतरी के लिए है। इसी तरह से जो है वो हज में देखिए आप, हज में हमारे टाइम में ही सबसे ज़्यादा 2 लाख के इर्द गिर्द जो है वो हिंदुस्तान का मुसलमान हज करने गया। उसमें जो है वो काफ़ी और भी सहूलतें मिलती थीं, मेरी खुद भी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खुद बात भी करी थी, और हर मुसलमान चाहता है कि उसे एक बार ज़िंदगी में हज करने जाए, जो भी अहल हो उसके। सर आपका इतना लंबा समय एक पार्टी के साथ है और आप एक मुस्लिम समुदाय, साफ ही बोले मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो सर आप पार्टी के साथ क्यों हैं? एक ये सवाल सबके मन में होता है, मतलब कि आप अगर किसी और के जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं वो होते हैं चीज़ों के, उनके साथ होते तो एक अच्छे बड़े मुस्लिम नेता के रूप में होते। देखिए, मैं मुस्लिम नेता, हिंदू नेता का मैं उस पर बहुत ज़्यादा टैग लगाने के फेवर में नहीं हूँ। भाई हिंदुस्तान में कोई हिंदू नेता मुस्लिम नेता नहीं है। कौन है भाई हिंदू नेता आज? कौन है मुस्लिम नेता? कोई नहीं है। आज जो है वो आपको समाज के सभी लोगों को, देखिए जो लोग भी लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए मैं ही चुनाव लड़ा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान भी हैं, उन्होंने भी मुझे वोट दिया, हिंदुओं ने भी वोट दिया, सिखों ने भी दिया, ईसाइयों ने भी दिया, सब ने दिया, तब जीतते हैं। कोई कहे कि साहब जो है वो हम सिर्फ मुसलमानों के जो है एमपी हैं, सिर्फ हम हिंदुओं के एमपी हैं, कोई नहीं कह सकता। अगर वो कहेगा तो वो असंवैधानिक है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज ज़रूरत है कि जो लीडरशिप होनी चाहिए वो लीडरशिप बहुत ही एक्सक्लूसिव सोच की, इंक्लूसिव सोच की होनी चाहिए, समावेशी सोच की होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस देश में आज़ादी के बाद ये सब चीज़ ख़त्म हो गई। अगर यही चीज़ें होती ना तो इस देश में सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए थी हिंदू महासभा। जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बनी थी, तो मुस्लिम लीग थी, जब यहाँ हिंदू महासभा को लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, यहाँ कांग्रेस को स्वीकार किया, हालांकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को स्वीकार किया। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जो सोच है, जो समझ है, वो बहुत डिफरेंट है।
सर आपने वाजपेयी जी को भी देखा, मोदी जी को भी देख रहे हैं, तो दोनों को आप किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या लोगों को? देखिए, मैं मानता हूँ कि वाजपेयी जी ने वो हैं जिन्होंने कि अपनी उंगली पकड़ करके सियासत की उबड़ खाबड़ राहों पे, मोदी जी हो या और भी लीडरशिप है, उसको आगे बढ़ाया। और वाजपेयी जी का मुकाबला देखिए कि उनकी जो शख्सियत थी, उनकी जो पूरी की पूरी पर्सनालिटी थी, जो सोच थी, उसका मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता। और मोदी जी ने इन 11 सालों में एक चीज़ बहुत बड़ी है कि कभी नहीं कोई सोचता था कि हिंदुस्तान में कोई गैर कांग्रेस सरकार बिना कांग्रेस के सपोर्ट और रिमोट के इतने लंबे समय तक चल पाएगी। लेकिन उन्होंने वो भ्रम तोड़ दिया और 11 साल से ज़्यादा हो गया, तीसरा कार्यकाल लगातार हो गया, और बिना कांग्रेस के और बिना किसी कुनबे के सपोर्ट और रिमोट के ये सरकार आगे बढ़ रही है, चल रही है और आगे भी चलेगी। मुझे लगता है कहीं पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कितना भी सब इकट्ठा हो जाए, कितना भी जुड़ जाए, कितना भी वो हो जाए, क्योंकि इनके यहाँ जो है वो, मैं बार बार कहता हूँ कि जो इनका गठबंधन है वो बहुत कंट्राडिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो विरोधाभास है, और उस विरोधाभास के इस बोझ के तले ये गठबंधन दबा हुआ है। सर 2022 में सारे लोगों को, आपके प्रशंसकों को, सबको उम्मीद थी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इस देखिए, मैं बताऊं आपको कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, परवरदिगार का, मेरे मौला का जो है बहुत करम है कि ये बहुत कम उम्र से जो है मुझे सत्ता के शीर्ष पदों पर रहने का मौका मिला। अटल जी की सरकार में मंत्री रहा, सूचना प्रसारण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, और सरकार जब पार्टी में था तो पार्टी में सिर्फ 4 जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो बहुत महत्वपूर्ण होता था। उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी था। सबसे लंबे समय तक स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी मेरे पास रही। उसके बाद मोदी जी के दोनों कार्यकाल में मैं मंत्री रहा, कैबिनेट में रहा। तो इसलिए वो कोई मुझे नहीं किसी तरह का वो है। उसके अलावा जो है मैं सक्रिय सियासत में, एक्टिव पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसका मैं हिस्सा है मेरा। और आज भी जो है वो समाज के हित में, कौम के हित में, देश के हित में जो चीज़ें होती हैं वो सरकार से जहाँ बात करनी होती है वो करता हूँ, विपक्ष से करनी होती है वहाँ करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी और सौभाग्य है कि चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों में जो है वो हमारी बात को सुनते भी हैं और कभी स्वीकार भी करते हैं। ये बड़ी बात है। सर बीजेपी के साथ सफ़र से आप खुश? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे, कहीं भी रहिए, लोग जो है वो जहनियत होती है। मैं कहना नहीं चाहता, आज जो लोग अपने आप को सेकुलरिज्म का टैग जिनके पास लगाए हुए हैं उससे ज़्यादा कम्युनल कोई नहीं है। मैंने उस चीज़ को देखा करीब से, क्योंकि मेरे पास पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम दोनों समय रहा है, यहाँ पे भी रहा और अटल जी के टाइम में भी रहा। उनकी जो सोच है वो बहुत कम्युनल है, लेकिन वो अपने आप को, मतलब ऐसा है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला ये लेकर के ये हमेशा कैसे घूमो। और मुसलमान भी पागल हैं, वो साहब ऐसा है कि बीजेपी को हराओ इनको जिता दो बस। सर चलते चलते बिहार इलेक्शन पे भी बता दिए, राहुल गांधी ने तालाब में डुबकी ला के तैर के मछुआरों के साथ भी आ गए हैं। देखो, ताल तलैया में जो तैराकी का जो तमाशा है उसको सिर्फ जो है वो फ़ोटोशूट से ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। आज जो बिहार है उसमें एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि ये जो कुनबा है, क्राइम का कुनबा, उसका जो है वो जो रंगदारी का जो रक्त रंजित राज है उसकी रीएंट्री नहीं होनी चाहिए। और इस रंगदारी का रक्त रंजित राज की रीएंट्री नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दौर ऐसा था कि जब वहाँ पर जो है वो बाहुबली, बकैत, गुंडे, वो एक अलग से अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। वो दौर जो है वो बिहार के हित में नहीं है। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना है? देखिए, द स्वतंत्र के दर्शकों, उनकी पूरी टीम को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। इस जुनून और जज्बे के साथ आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, सफलता के साथ आगे बढ़िए, संतुष्ट होकर के आगे बढ़िए। यही मेरा संदेश है और यही जो है वो सफलता का सबक है।
और इससे अच्छी क्लोजिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आज के लिए द स्वतंत्र में बस इतना। नमस्कार।